बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या और इसको क्यों बनाया जाता है। आजकल हम में बहुत सारे लोग जो हैं बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, साइंसेस की फ़ील्ड से हों, कॉमर्स की फ़ील्ड से हों या किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। हर बंदा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बैंक का इस्तेमाल करता है, ठीक है? या 90% हम कह सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बैंक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जो बंदा बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है, वो भी अपना रिकॉर्ड सारा मेंटेन कर रहा होता है कि मैंने कितना जमा करवाया। अगर हम एक बिज़नेस की बात करते हैं, तो बिज़नेस जब बैंक के साथ लेन-देन कर रहा होता है या बैंक में पैसे जमा करवा रहा होता है या बैंक से पैसे निकलवा रहा होता है, तो बिज़नेस का अकाउंटेंट जो है वहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है? अब बिज़नेस का अकाउंटेंट जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है? उस बुक को हम बोलते हैं कैश बुक, ठीक है? ये कौन बनाता है? ये बिज़नेस का अकाउंटेंट बनाता है, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ बिज़नेस। और इसी टाइम पे बैंक में भी एक बंदा जो है वो कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है? कि कस्टमर ने कितना पैसा जमा करवाया, कितना पैसा निकलवाया, और वो जिस बुक में ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कस्टमर का लेजर बना रहा है, उस बुक को हम बोलते हैं पासबुक, राइट? अब होता क्या है, कस्टमर भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है और यहाँ पे जो बैंकर है वो भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने यहाँ पे देखा कि उसने 10,000 अगर जमा करवाया, 10,000 ऐड कर दिया, ठीक है? फिर उसने जो है वो 5,000 जमा करवाया, फिर उसने जो है वो 15,000 जमा करवाया, ठीक है? और फिर उसने जो है 10,000 विथड्रॉ कर लिया। 10,000 को हम यहाँ माइनस में लिख देते हैं, ठीक है? माइनस में आ गया। और फिर उसने जो है वो 5,000 जो है उसको फिर से विथड्रॉ किया, ठीक है? ये विथड्रॉ कर लिया या फिर यूँ कह सकते हैं किसी को दे दिया। अब वो महीने के एंड पे अपना टोटल लगाता है, भई मैंने 10,000 15 5 15,000, 15 और 15 30,000, 30,000 जमा करवाया, जिसमें से 15,000 निकलवाया, तो मेरा टोटल बैलेंस कितना होना चाहिए भई? 15,000 बैंक में। इस चीज़ से आप लोग मुत्तफ़िक होंगे कि उसने यहाँ पे अपना जो है वो 15,000 जो है वो निकलवा लिया था और टोटल 30 जमा करवाया था, तो 30 में से 15 निकाल देंगे तो बाकी उसका कितना बच जाएगा? 15,000। ऑन द सेम टाइम एट द सेम टाइम जो बैंक है, बैंक में जो बंदा है वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वहाँ पे बैंक भी इसी तरह से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो बैंक ने भी इस तरह से अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया कि 10,000 कस्टमर की तरफ से आ गया, ठीक है? फिर जो है 5,000 कस्टमर की तरफ से आ गया, ठीक है? 15,000 कस्टमर की तरफ से आ गया, ठीक है? 5,000 कस्टमर की तरफ से चला गया, यानी कि निकलवा लिया उसने या चेक इशू कर दिया उसने। तो बैंक यहाँ पे अपना टोटल मेंटेन करता है, तो बैंक के पास जो टोटल आ रहा है ना, अब ये कस्टमर ने जो जमा करवाया वो 15 और 15 30,000, 30 में से 5 निकलवाया, ठीक है? तो ये कितना बन जाएगा? 25,000। ये डिस्क्रिपेंसी आ गई है। कस्टमर जो अपना रिकॉर्ड अकाउंट बिजनेस का जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है उसके मुताबिक 15,000, वो कहता है जी मेरा बैंक में 15,000 पड़ा हुआ है, ठीक है? बैंक उसको कहता है जी नहीं, आपका 15,000 नहीं पड़ा, आपका तो 25,000 पड़ा हुआ है। कहता है नहीं, मेरा तो 15,000 पड़ा होना चाहिए कि मैंने 30,000 जमा कराया और 15,000 निकलवा लिया, ठीक है? अब इसमें 10,000 का फर्क आ रहा है, ये डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है? डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस ये क्यों है, इसकी वजह तलाश करनी है, ठीक है? इस वजह को तलाश करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हमें वो वजूहात पता लग सके, ठीक है? और उसको हम
रिकंसाइल करके दोनों बैलेंसेस को एक पॉइंट पे ले आए। ठीक है, पहले तो हमने वजूहात तलाश करने की किस वजह से ये हुआ है। ठीक है, फिर हमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है और फिर हमने दोनों बैलेंसेस को, कैश बुक के बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को एक जगह पे हमने ले आना है। ठीक होगी बात। अब इसमें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो 10,000 वाला बैलेंस है ना, ठीक है, ये जो बैलेंस है इसकी वजह से काम खराब हो रहा है। अब ये इस अगर ये यहाँ पे आ जाता ना तो ये दोनों तरफ डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी थी। ठीक है, अब ये हो सकता है कि कस्टमर ने किसी को चेक इशू किया हो, ठीक है, उसने बैंक से जाके पैसे ही ना निकलवाए हो। ठीक है, तो इस वजह से ये फर्क आ गया, कि किसी वजह से भी फर्क हो सकता है। ठीक है, तो इस फर्क की वजह से जो है वो ये दोनों बैलेंसेस बराबर नहीं हुए, और जब ये दोनों बैलेंसेस बराबर नहीं होंगे, ठीक है, फिर जो है वो हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम दोनों बैलेंसेस को एक पॉइंट पर ले आएं। पहले हम तलाश करेंगे ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि किस किस वजह से ये फर्क आता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली कॉज हमारे पास आती है जी अनप्रेजेंटेड चेक की, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब ये अनप्रेजेंटेड चेक्स बेसिकली क्या होते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐसे चेक्स होते हैं, आपने फॉर एग्जांपल किसी को चेक इशू कर दिया, ठीक है, तो आप अगर कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है कि जब हम किसी को कोई चेक देते हैं, ठीक है, तो हम अपना बैलेंस कम कर लेते हैं, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और जब किसी से चेक या कैश रिसीव करती है तो उसको कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखते हैं। या आपने कैश बुक बनाई हुई है, ठीक है, तो कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है और फिर आपने ये सोचना है। अब यहाँ पे जो जब हम कैश बुक की बात करेंगे ना, तो हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, ना हम कैश कॉलम की बात करेंगे यहाँ पे, और ना ही हम डिस्काउंट कॉलम की बात करेंगे। जब हम बैंक रिकंसिलेशन का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो फिर कैश बुक की जब हम बात करेंगे बार बार, तो इसका मतलब हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, सिर्फ बैंक कॉलम के डेबिट साइड की और बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड की ही बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ना तो कैश की बात कर रहे हैं, हम ना यहाँ डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड चेक से मुराद क्या हुआ कि जब कभी आप किसी को चेक इशू करते हैं, ठीक है, तो जब आपने किसी को चेक इशू किया तो आप क्या करेंगे? कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाके उसको लिखेंगे, आप एंट्री क्या पास करेंगे उसकी, आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे और इस बंदे को डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बिलाल को एक चेक दिया, ठीक है, तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? बिलाल डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाके उसको लिखेंगे। अब आपने तो अपनी कैश बुक में बैलेंस को कम कर लिया, क्रेडिट साइड पे लिख लिया, लेकिन हुआ क्या? बिलाल जो बंदा है वो बैंक में गया ही नहीं, उसने जाके चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। ठीक है, जब वो बैंक में जाएगा नहीं, चेक को प्रेजेंट ही नहीं करेगा, तो क्या बैंक आपके अकाउंट से पैसे कम करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे सेम इज द केस, यहाँ पे यही हुआ है। ठीक है, कि 10,000 आपने बेसिकली बिलाल को दिया, लेकिन बिलाल जो है वो चेक लेके बैंक के पास गया ही नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या? बैंक ने आपके अकाउंट से वो 10,000 काटा ही नहीं, इसलिए तो बैंक कह रहा है कि आपके अकाउंट में 25,000 पड़ा हुआ है। ऐसा चेक, ऐसा जो सिनेरियो है, इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। क्या आपने कस्टमर को चेक दिया और अपनी तरफ कैश बुक में बैलेंस कम कर लिया, लेकिन उस बंदे ने बैंक में जाके उस चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया, और आपका जो कैश, आपका जो बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है वो कम ही नहीं हुआ। ठीक है, वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अब देखें, इसको हम रिकंसाइल करने के लिए क्या करेंगे? हमने बैंक के साथ मिलाना है, जो काम बैंक ने नहीं किया हम भी उसको रिवर्स कर लेंगे, और जो काम बैंक ने कर दिया है हम भी उसको कर लेंगे। यही इस पूरे टॉपिक की टेक्निक है। हमने बैंक के साथ बैलेंस कैसे मिलाना है? जो काम बैंक ने कर दिया, चाहे वो सही या गलत है, हम भी वो कर देंगे, और जो काम बैंक ने नहीं किया हम उसको रिवर्स कर लेंगे अगर हमने कर दिया हुआ तो। ठीक है, इस टेक्निक के साथ आपने इस टॉपिक को लेके चलना है। अब इसको हम रिकंसाइल करने के लिए क्या करेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक को हम क्या करेंगे? हमने बेसिकली कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया। जब हमने किसी को चेक दिया तो हमने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया,
ठीक है। अब बैंक के साथ मिलाने, क्योंकि बैंक ने हमारे हमारे बैलेंस को कम नहीं किया, इसलिए बैंक के साथ मिलाने के लिए हम दोबारा से बैलेंस बढ़ा लेंगे। जो हमने पहले कम कर दिया ना बैलेंस कैश बुक में, ठीक है, बैंक के साथ मिलाने के लिए हम इसको दोबारा से बढ़ा लेंगे। और याद रहे, जब बैलेंस आपने बढ़ाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिक है, अनप्रेजेंटेड चेक को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, इसकी ये लॉजिक है, हमने क्यों डेबिट किया इसे, हम बैंक के साथ बैलेंस मिलाना चाहते थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंस आता है हमारे स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स इसके थोड़ा सा ऑपोजिट है। अनक्रेडिटेड चेक्स बेसिकली होता क्या है कि आपने जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाए, ठीक है, और बैंक ने उसको आपके अकाउंट में ऐड नहीं किया। ठीक है, नॉट क्रेडिटेड, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, इस तरह की बात होगी। आपने बैंक में चेक जमा करवाया, जब आप बैंक में चेक जमा करवाते हैं तो आप क्या एंट्री पास करते हैं, ठीक है, बिजनेस से कैश उठा के या कोई चेक लेके आप जो है बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो आप बैंक टू कैश एंट्री पास करते हैं, जैसे हमने पहले की हुई है। आप बैंक का बैलेंस बढ़ाते हैं, अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखते हैं उसको बैंक वाले कॉलम में। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपने तो बैंक में चेक जमा करवाया, लेकिन बैंक ने वो चेक वो चेक की जो अमाउंट थी आपके अकाउंट में ऐड नहीं की। किसी रीजन की वजह से बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, या अभी वो क्लियर नहीं हुआ आपका चेक। ठीक है, बाज़ औक़ात आपका चेक जो है क्लियरिंग प्रोसेस में चले जाता है, उसको 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन महीना जो है वो एंड हो जाता है। अब ये जो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ये मंथली बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी जो जिस मंथ की आप बना रहे हैं वो उस मंथ में 31 दिन है। ठीक है, आपने महीने के आखिरी दिन यानी कि 30 तारीख को एक चेक बैंक में जमा करवाया। ठीक है, अब आप ये समझ के बैठे थे कि ये तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा अब तक। ठीक है, 31 तारीख को जब आपके पास स्टेटमेंट आई तो उसमें वो चेक नज़र ही कहीं नहीं आ रहा था। आपने सवाल किया उसे, भाई मैंने 30 तारीख को एक चेक जमा करवाया था, वो तो मेरी स्टेटमेंट में आ ही नहीं रहा, कहीं वो किधर गया। मैं आप अपनी चेकबुक में बैलेंस बढ़ा के बैठे हुए हैं कि मैंने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन जो बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई है उसमें तो वो चेक कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि बैंक ने आपके अकाउंट में ऐड ही नहीं किया, बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया, बैंक ने वो क्रेडिट नहीं दिया आपके अकाउंट में। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी आ गई। अब ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है, बाज़ औक़ात जब आप चेक किसी और बैंक का चेक किसी और बैंक में जमा करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर क्लियरिंग प्रोसेस में जाता है। ठीक है, अब उसको 2 दिन लगते हैं, कम से कम 48 वर्किंग आवर्स लगते हैं, 2 दिन का टाइम लगता है, वो क्लियरिंग प्रोसेस में जाता है। अब हो सकता है वो चेक क्लियरिंग प्रोसेस में हो और आपके अकाउंट में ऐड हुआ हो अगले महीने की 1 तारीख को। ऐड तो हो गया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अगले महीने की 1 तारीख को हुआ है। लेकिन 31 तारीख को जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आई तो उसमें वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, उस वक़्त डिस्क्रिपेंसी आ गई। चेक वो ठीक था, लेकिन वो बैंकिंग आवर्स अभी पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, 48 आवर्स का टाइम जो है क्लियरिंग का अभी पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी क्लियरिंग में था वो चेक, क्लियर हो के फिर आपके अकाउंट में ऐड होने थे, लेकिन आप ये सोच के बैठ गए भाई ये मैंने तो चेक जमा करवाया और अभी तक ये जो है वो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स, या इसको हम अनकोलेक्टेड चेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल इज़ दैट, सादा अल्फाज में क्या है कि जब आप बैंक में चेक जमा करवाते हैं, ठीक है, और आप अपना कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर लेते हैं, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बैंक आपके अकाउंट में पैसे ऐड नहीं करता। ठीक है, आपने बैलेंस बढ़ाया वो अपना, ठीक है, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में बैलेंस ऐड नहीं किया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, इस चेक को हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक, यानी कि बैंक ने क्रेडिट नहीं दिया। ठीक है, वजह मैंने आपको बता दी है। ठीक होगी बात। तो इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं। ठीक है,
बाय डेफिनेशन पे इसको देख लेते हैं कि अनक्रेडिटेड या अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होता है। ये बेसिकली मेन इसकी टर्म्स है। चेक्स आर डिपॉजिटेड और पेड इनटू द बैंक। चेक वो जो आपने बैंक में जमा करवाए फॉर कलेक्शन, बट दे हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, क्रेडिटेड और क्लियर्ड बाय द बैंक। लेकिन बैंक ने अभी वो कलेक्ट नहीं किए, क्लियर नहीं किए, बैंक की तरफ से क्लियर नहीं हुए, आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुए, तो ऐसे चेक को हम अनक्रेडिटेड या फिर अनकलेक्टेड चेक्स कहेंगे। व्हेन वी डिपॉजिट द चेक्स एंड ड्राफ्ट इन द बैंक फॉर कलेक्शन वी डेबिट आवर बैंक अकाउंट। कहते हैं कि जब हम बैंक में चेक जमा करवाते हैं तो हम अपने बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ा लेते हैं, हम अपनी कैश बुक में बैंक डेबिट साइड पे जो है बैंक कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। बट बैंक डिड नॉट क्रेडिट आवर अकाउंट, लेकिन बैंक हमारे अकाउंट में ऐड नहीं करता, और इसकी वजह से फिर जो है वो हमारी डिस्क्रिपेंसी आती है, डिफरेंस आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ड्राफ्ट हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, ड्राफ्ट अभी कलेक्ट नहीं हुआ, बैंक की तरफ से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक्स कहेंगे, जब हम बैंक में चेक जमा करवाएं लेकिन बैंक की तरफ से जो है वो हमारे अकाउंट में ऐड ना हो, ठीक है, किसी वजह से वो क्लियरिंग में है या क्या प्रोसेस उसका भी चल रहा है। और अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या है? ये ऑपोजिट है कि यहाँ पे हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, यहाँ पे हमने किसी कस्टमर को चेक दिया है, हमारा को क्रेडिटर था, हमने उसको पेमेंट करनी थी, हमने उसको चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है। इट मींस सर्टेन चेक्स हैव बीन इशूड टू क्रेडिटर्स और अदर्स एंड वी हैव क्रेडिट बैंक अकाउंट। देखें, जब हम किसी कस्टमर को कोई चेक दे रहे हैं, किसी बंदे को कोई पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो जारी बात है अपना पैसों वाला अकाउंट हम कम करेंगे। अगर हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हम अपना बैंक अकाउंट कम करेंगे ना, बैंक बैलेंस जो है वो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कम हो गया। लेकिन हुआ क्या, बैंक वो बंदा जो है बैंक में चेक लेके नहीं गया, उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने अमाउंट ही नहीं निकलवाई। जब वो बंदा बैंक में चेक को प्रेजेंट ही नहीं करेगा, अमाउंट ही नहीं निकलवाएगा, तो क्या हमारा बैलेंस जो है वो कम होगा? नहीं होगा कम। इट मीन्स क्या होगा कि हमें जो हमने ऑलरेडी बैलेंस कम कर दिया हुआ है, कस्टमर को जब चेक दिया तो उस वक्त जो हमने बैलेंस कम कर दिया था बैंक का, उसको हमें दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा बैंक के बैलेंस के साथ मिलाने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसको डेबिट, जब भी हमने बैंक बैलेंस बढ़ाना होगा तो हम डेबिट करेंगे, जब बैंक बैलेंस कम करना होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अनकलेक्टेड चेक्स जो है अनक्रेडिटेड चेक्स, इसको हम क्रेडिट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने जब बैंक में पैसे जमा करवा दिए, हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे ऐड नहीं किए, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअली हमारे अकाउंट में पैसे तो नहीं आए, लेकिन हमने तो बैलेंस बढ़ा लिया हुआ है। तो बैंक के साथ मिलाने के लिए जो हमने बैलेंस बढ़ा लिया हुआ है ना, उसको दोबारा से हमें कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, हम इसको कह सकते हैं कि अनक्रेडिटेड को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्लियर होगी बात। तीसरी रीजन हमारे पास क्या हो सकती है इस डिस्क्रिपेंसी की, कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है, कि आपने बैंक में डिपॉजिट तो करवाया लेकिन डिपॉजिट अभी तक बैंक में पहुंचा नहीं है, लेट आवर्स में पहुंचा है, इन ट्रांजिट है, ठीक है। देखें, जब आप बैंक में जो है वो कुछ चेक भिजवाएंगे, ठीक है, कैश भेजेंगे अपने किसी अकाउंटेंट के जरिए से, या मैनेजर को कहेंगे, बिजनेसमैन जो है मैनेजर को कहेगा, अपने अकाउंटेंट को कहेगा ये पैसे जो है बैंक में जमा करवाओ, ठीक है। तो वो अकाउंटेंट या मैनेजर जो है बैंक में गया और वो लेट आवर्स में पहुंचा, बैंक का टाइम 5 बजे तक, और 5 बजे तक का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था, वो लेट आवर्स में पहुंचा। अब लेट आवर्स में पहुंचने की वजह से क्या होगा, बैंक वो कैश उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर भी लेगा तो उस दिन एंट्री नहीं करेगा, ठीक होगी बात। तो जब इसका मतलब डिपॉजिट जो है वो ट्रांजिट में है, अभी रास्ते में, अभी बैंक ने एक्सेप्ट इसको नहीं किया। लेकिन आपने जब अपने अकाउंटेंट के जरिए से या मैनेजर के जरिए से जब ये चेक भेजा बैंक में या पैसे भेजे बैंक में, तो आपने तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। बाद में जब आपको इत्तला मिली कि वो तो लेट हो गया था बंदा और बैंक में एक्चुअली पैसे जमा ही नहीं हो सके, तो और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया वो उसको दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है, उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी कि अनक्रेडिटेड चेक्स में भी आपकी अमाउंट बैंक में ऐड नहीं हुई थी,
उस वक्त तक, और डिपॉजिट इन ट्रांजिट में भी आपकी अमाउंट ऐड नहीं हुई है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, हम इसको कम करेंगे ताकि हमारा बैलेंस बैंक के साथ मिल जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या रीज़न आ सकती है कि अमाउंट क्रेडिट और डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, अमाउंट रिसीव और क्रेडिट बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। बाज़ वक़्त हम बैंक को कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स देते हैं कि भाई आपने, हमने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, हम बैंक को कहते हैं कि फ़लाँ जगह से इंटरेस्ट आएगा तो आपने वो रिसीव करके हमारे अकाउंट में ऐड कर देना, या फ़लाँ जगह से हमारी कोई, हमारे हमने कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई रेंट की बिल्डिंग ली है, आपने हर महीने किसी को कोई एक्सपेंस रेंट की सूरत में पे करना है, तो आप बैंक को कहते हैं भाई हमारे अकाउंट से हर महीने इस बंदे को ना ये रेंट अदा कर देना, ठीक है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि अमाउंट रिसीव और अमाउंट क्रेडिट और डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, ये दो सूरतें आपके पास हो सकती हैं, अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। आपको भी इस चीज़ की इत्तला नहीं मिली, फॉर एग्जांपल आपने आपने बैंक को कहा हुआ कि भाई ये रेंट मेरा अदा कर देना महीने का, ठीक है, लेकिन आपके जहन से निकल गया, बैंक ने आपका वो रेंट अदा कर दिया, आपके अकाउंट में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन आपको इत्तला बाद में जाके मिली, आपने कैश बुक कंपेयर कर लिया, आपको डिफरेंस नज़र आ गया, लेकिन बैंक ने आपको बताया कि भाई आपने हमें जो ऑर्डर्स दिए थे हमने उसके अकॉर्डिंग किया, ठीक है, हमने आपके अकाउंट से फलां अमाउंट काट के रेंट की सूरत में दे दी है, तो इसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी आई है, ठीक है। या फिर आप बैंक को कहीं से इंटरेस्ट मिला, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बैंक ने वहाँ से इंटरेस्ट लिया, ठीक है, और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, इसकी भी इत्तला आपको बाद में जाके मिली है, ठीक है। फौरी तौर पे आपको नहीं पता लगा मेरे पास इतने पैसे कहाँ से, बैंक आपको कहता जी नहीं आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, कहता जी मेरे पास तो कम पैसे, फिर बैंक आपको इत्तला देगा भाई फलां जगह से इंटरेस्ट आया था वो हमने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको इसकी इत्तला बाद में जाके मिली है, कुछ 2-3 दिन बाद मिली है, अगले महीने के फर्स्ट वीक में मिली है। तो ये जो रीजंस हैं इसकी वजह से भी आपका ये डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। बाज़ औक़ात बैंक आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर देता है, बाज़ औक़ात बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट लेता है, ठीक है, और इतना आपको बाद में करता है कि भाई इस मद में हमने आपके पैसे काटे हैं, ठीक है, या इस मद में आपकी जो है इनकम आई थी कहीं से और हमने उसको अकाउंट में ऐड कर दी, ठीक है। तो ये भी रीज़न आपकी हो सकती है, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी की। अगर तो अमाउंट बैंक ने कटौती की है, डेबिट का मतलब जो है बैंक आपकी अमाउंट काट रहा है, कम कर रहा है, और क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में अमाउंट ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप बैंक आपके अकाउंट में अमाउंट ऐड कर रहा है तो आप भी उसको डेबिट करके करके बढ़ा लेंगे, ठीक है, कैश बुक में। और अगर बैंक आपके अकाउंट से डेबिट कर रहा है, इसका मतलब कटौती कर रहा है, तो आप भी कैश बुक में उसको क्रेडिट करके कम कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस में लाने के लिए। पांचवी रीजन हमारे पास क्या हो सकती है, ठीक है, कोई कस्टमर जो है उसने डायरेक्टली हमारे बिहाफ पे बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है, अमाउंट पेड और डेबिटेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, या फिर डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, इस तरह से हो सकता है कि डायरेक्टली कोई कस्टमर आ गया, उसने हमें देने की बजाय हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, ठीक है, ये भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। और क्या हमारे पास हो सकता है कि एरर्स और कमीशन एरर्स हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, या ओमिशन हो सकते हैं, एरर्स और ओमिशन। तो बहुत सारी रीजंस आ सकती हैं, आपने इसको टेक्निकली सोचना है कि इसका मतलब क्या है, उसको हमने कैसे डील करना है। वो हमने अमाउंट ज़्यादा लिख दी, कम लिख दी, ठीक है, या हम अमाउंट को लिखना भूल गए हैं, ठीक है, या बैंक की तरफ से कोई अमाउंट गलत लिखी गई है, ये बैंक ने ज़्यादा लिख दी, कम लिख दी, या हमारी तरफ से भी गलती हो सकती है, बैंक की तरफ से भी गलती हो सकती है, या कोई चीज़ हमने रिकॉर्ड करनी थी, हम लिखना भूल गए, ठीक है, या बैंक की तरफ से कोई रिकॉर्डिंग है वो लिखना भूल गए, तो इस तरह के एरर्स और ओमिशंस भी हो सकते हैं। इनकी वजह से भी हमें इस डिस्क्रिपेंसी का सामना करना पड़ सकता है। वो जिस तरह का भी एरर होगा उसको उसी तरह से हम ट्रीट करें।